हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का बिहार स्पेशल के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बिहार स्पेशल में सामान्य परिचय कर रहे थे और सामान्य परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल पूछा जाता है। हम लोग इस तरह से पढ़े ताकि एक ही बार में सब कुछ हो, दोबारा का चांसेस नहीं, क्योंकि आप अंतिम रूप से एग्ज़ाम दे रहे हैं। 4.0 का अंतिम रूप से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, तो हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, है ना। बस आप थोड़ा सा ये काम ज़रूर करिए, मेहनत खूब करिए। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं सटीक किताबों के साथ, सटीक रणनीति के साथ, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा और निश्चित तौर पे किसी भी समस्या का, है ना, आपको सामना ना करना पड़ेगा। तो बिहार स्पेशल की हम लोग बात करते हैं तो बिहार स्पेशल बीपीएससी टीचर में बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो सवाल हैं, निश्चित तौर पे इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ टेक्निक है, कुछ रणनीति है। उसी रणनीति के आधार पे काम करिए, आपका रिजल्ट ग्रांटेड हो जाएगा। जीएस में पीआरटी की जो हम लोग बात करते हैं 120 है, 90 से ऊपर ही रहेगा अगर सही रणनीति में हम लोग पढ़े तो। और जीएस का जो 40 प्रश्न जो है, अगर 32 प्लस लाते हैं, 32, 34, 35, तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर बढ़ेगा और रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट से मतलब है और रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो चलिए बिहार की जलवायु देखते हैं। राज्य की जलवायु यहाँ पर मानसूनी हो जाएगा। राज्य की जलवायु क्या है? मानसूनी है। बिहार राज्य की जलवायु अगर पूछे तो मानसूनी हो जाएगा। समान वर्षा कितना है? तो 1205 मिलीमीटर। 1205 क्या है? मिलीमीटर है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह किशनगंज हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका किशनगंज है। और ये किशनगंज जो है, इसका सीमा एक तरफ से नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और दूसरा जो पूर्व में हम लोग देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा साझा करता है। किशनगंज में चाय की खेती होती है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल से 3 जिला जो है इसका सीमा साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब हमने ये बात कहा था कि मतलब सुनने से ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप देख करके प्रश्नों को हल करते हैं तो ये तरीका है आपके स्मार्ट होने का। जैसे में अगर आप मैप खरीदें और मैप खरीदने के बाद उसको गंदा करिए, बार बार देखिए। जैसे में यहाँ पर देखिए, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है, बिहार के जिलों की संख्या 7 हो जाएगा। 7 जिला है। तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन जिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक पश्चिमी चंपारण है और एक किशनगंज है, जहाँ पर जिस जिलों की बाउंड्री एक इंटरनेशनल है और एक राज्य से सटती है। तो पश्चिमी चंपारण में हम लोग ये देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल के साथ भी साझा करती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करती है। अब हमको याद रखना होगा, देखना पड़ेगा कि नेपाल के साथ कौन सा बिहार का जिला है जो सटता है। जैसे में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ये पूर्वी चंपारण है, ये सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और ये किशनगंज है। तो क्रम में भी याद रख सकते हैं, पूरब से पश्चिम रखिए, पश्चिम से पूरब रखिए, बात खत्म। 1-2 बार आप चाहे तो लिख करके भी याद रख सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जो ज़िले हैं उसका संख्या 8 हो जाता है। जैसे वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भोजपुर, बक्सर, क्या है, कैमूर, है ना, और रोहतास हो जाएगा। संख्या कितना है? 8 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर झारखंड जो है, जो दक्षिण में झारखंड हम लोग देख रहे हैं, तो झारखंड के साथ भी जो बिहार की सीमा साझा करता है जिला, वो जिलों की संख्या 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये नवादा, जमुई, बांका, है ना, भागलपुर और ये कटिहार हो जाता है। इतना तो याद हो ही सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे बिहार के उत्तर में नेपाल हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड हो जाता है, पूरब में वेस्ट बंगाल हो जाएगा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इतना तो याद होना ही चाहिए। और ये जो नेपाल, ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं, ये गंगा नदी है।
जो चौसा में बिहार में प्रवेश करती है, और यहीं गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। ये हो जाएगा उत्तर बिहार, ये हो जाएगा दक्षिण बिहार। बिहार की समस्या क्या है? तो बिहार की समस्या यहाँ पर बाढ़ की समस्या है, और दक्षिण में क्या है? सूखा की समस्या है। नॉर्मल सिंपल है ना। और यहाँ की जलवायु क्या है? तो मानसूनी हो जाएगा। सामान्य वर्षा कितना है? सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा पड़ता है, सबसे ज़्यादा वर्षा। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन हो जाएंगे? तो न्यूनतम जिले वाले वर्षा कौन है? कैमूर हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहीं है आपका कैमूर। कैमूर यहीं पर है जहाँ पर सबसे कम वर्षा पड़ता है, और यहाँ पर वन जो है वो सर्वाधिक है, चाहे प्रतिशत में चाहे सर्वाधिक में, दोनों में वन की मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ पे रोहतास देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, ये रोहतास आप देख रहे हैं। उसके बाद औरंगाबाद है और गया हो जाएगा न्यूनतम वर्षा वाला जिला। सबसे गर्म स्थान वाला जिला कौन है? तो सबसे गर्म स्थान वाला जिला देखिए ये गया है ना, ये गया है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास मैप होगा तो इसको गंदा करिए, यहाँ पे लिख दीजिए सबसे गर्म, है ना। अभी पहले सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं पे था, लेकिन अभी नया डाटा देखिएगा तो किशनगंज हो गया है ठंडा सर्वाधिक में। तो सबसे ठंडा स्थान वाला जिला कौन है? तो किशनगंज हो जाएगा। और किशनगंज में दो फैक्ट मिला आपको, सर्वाधिक वर्षा होता है और सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है। गया में भी कम नहीं है, एकदम हड्डी वाला जो ठंडा लगता है ना, यहाँ पे लगता है गया में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार ही, 2011 जनगणना ही अभी हमको पढ़ना है। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत दिन से 2011 जनगणना पढ़ ही रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी बात नहीं होता है रिजल्ट लेना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बेस कमज़ोर है। अगर एक बार में आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें पीआरटी को लेकर के, है ना, पीआरटी 1 to 5 की हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग सब्जेक्ट में, है ना, अगर सब जगह से हम लोग टारगेट करें तो 90 प्लस पार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 90 प्लस पार करना, है ना। और 90 प्लस पार करने के लिए कुछ टेक्निक है, कुछ तकनीक है। अगर उस तकनीक को हम लोग यूज करें, और ऐसा नहीं कि हमको 12, 18, 20 घंटा पढ़ करके हम उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर रोज़ हम लोग पढ़ते हैं 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 दिनों में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और भी बात है, जिस तरीके से यह हमारा अंतिम एग्ज़ाम हो जाता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 वालों के लिए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि सरकार दोबारा तो देने वाली नहीं है। 10-15 साल कब लगेगा, आप उतना इंतज़ार कर ही नहीं सकते, आपके पास कहाँ टाइम है। आप तो बेरोज़गारी का आलम इस तरह से सुबह रहे कि आप बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, है ना। ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। अगर नौकरी ना हुआ, अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी बड़ा मुश्किल में बीतेगा, और आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा समस्या हो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 90 हम लोगों को करना है तो 90 के लिए कुछ तकनीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग सोर्स में बहुत सारे लोगों का नोट्स, बहुत सारे लोगों का किताब संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से बीपीएससी कहता है कि तुम ये पढ़ के आना, हमारे सारे के सारे प्रश्न यहीं से लड़ेंगे, फिर उसको आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसको पढ़िए, और कुछ जो सटीक किताबें हैं, कुछ जो टेक्स्ट है, कुछ जो गाइड है, उसको पढ़ लीजिए, बात ख़त्म। ज़्यादा किताब पढ़ने से आपको क्या लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से विद्वान ही हो सकते हैं, रिजल्ट नहीं होगा? विद्वान लोगों का रिजल्ट नहीं ना होता है, विद्वान लोगों का रिजल्ट जो है नहीं होता है ना। आईएएस बनने के लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी नौकरी लेने के लिए जीनियस अगर होइएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। जीनियस लोग कभी भी, है ना, जल्दी ये नहीं कर पाते। जीनियस कुछ और काम करने के लिए बने होते हैं। आपको रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट लेने का जो तरीका है, जो स्टडी है, उस पर फोकस करिए। हमारे यहाँ पे जब मैंने आपको कहा कि 90, यानी कि आपको स्कोर बढ़ाने से मतलब है, आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, नहीं तो बाद में यही कहेंगे 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से छूट गए। ये मौका दीजिए ही नहीं। अगर ये मौका देते हैं, कहीं ना कहीं आपके तरीके में, अगर आपके स्टडी स्टाइल में कहीं प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो एक बार में कंप्लीट करिए, एक बार में कंप्लीट करिए। जो फंडा है, बीपीएससी अगर डिमांड जो करता है वो डिमांड को पूरा करिए।
फिर आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आएगा तो रिजल्ट आपका दे ही देगा। बीपीएससी को आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, जातीय दुश्मनी नहीं है ना, वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो निश्चित तौर पे इसके लिए हम लोग काम करें और सही दिशा में काम करें तो रिजल्ट निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना, 2011 जनगणना। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि जनसंख्या घनत्व बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। सबसे ज़्यादा क्या है जनसंख्या घनत्व इसका? 1106 हो जाएगा। और जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो बिहार का जनसंख्या 10,40,99,452 हो जाएगा। पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, बिहार का जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो 10,40,99,452 हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जनसंख्या घनत्व 1106 हो जाता है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1106। यहाँ पर कहता है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का तीसरा बड़ा सबसे राज्य किस मामले में? क्लियर नहीं किया। जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? है ना, पहला उत्तर प्रदेश, पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और दूसरा हो जाता है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और तीसरा कौन है? तो बिहार हो जाएगा। तीसरा कौन है? तो बिहार हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आएगा और उसके बाद तीसरा स्थान बिहार का आता है। और ये सवाल भी बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी, है ना। और भारत की कुल जनसंख्या परसेंट में 8.60, 8.60%। और ये भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए रट जाइए, है ना, इसको एकदम रट जाइए। भारत की कुल जनसंख्या 8.60% है ना बिहार का। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 हो जाएगा। यानी कि देश में कौन है? देश में पहला स्थान है, राज्यों में यह प्रथम स्थान हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना हो जाएगा। और पटना के बाद 4 जो क्रम है, जब हम लोग जनसंख्या स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स में वहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे में पटना के बाद, है ना, पटना के बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, है ना। तो इस तरह से हमको क्रम में भी याद रखना पड़ेगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वह हो जाएगा आपका शेखपुरा, है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाता है? तो शेखपुरा हो जाएगा। देखिए, आपको जनसंख्या जब देखना हो ना, तो जब छठ पूजा में लोग बाहर से जब आते हैं बिहार में, और जब उन्हें ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाती, है ना, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम इस तरीके से है कि यहाँ से जब बाहर लोग कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे समस्या तो है ही, लौटते समय बहुत ज़्यादा समस्या है। इसलिए देखिए, अब बिहार की जो हालत है, बिहार की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। और बिहार में बेरोज़गारी भी देखिए, और बेरोज़गारी में वो बेरोज़गार सबसे ज़्यादा है जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसलिए इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार आपको एक बार और मौका दे रही है 4.0 में अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो कम से कम एक बार मन लगा करके, दिल लगा करके इस तरह पढ़ाई करिए, है ना, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। मैप ज़रूर लीजिए। अगर बिहार का, जैसे आप देखते होंगे जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना, तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे में आप देखिए पीआरटी में
अगर हम लोग पीआरटी की बात करें 1 to 5 में, तो ज्योग्राफी से अगर सवाल आपसे पूछेगा तो यहाँ से लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछता है, 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पर्यावरण दोनों को अगर जोड़ देते हैं 33 से 32 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का ही एक भाग है क्या, पर्यावरण। तो ज्योग्राफी में यहाँ 2 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हो जाएगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है, और दूसरा हो जाएगा बिहार का ज्योग्राफी। और बिहार की ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। बिहार की ज्योग्राफी को अगर मैप से हम लोग कर लें तो फिर समझिए कि बहुत आसान हो जाएगा। और बिहार स्पेशल अगर हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, अगर बिहार स्पेशल से 6 से 8 प्रश्न अगर पूछेगा, 6 प्रश्न पूछेगा तो 6 में 6 बनाइएगा, अगर 8 पूछेगा तो 8 में 8 बनाइएगा। उसी तरीके से सब्जेक्ट में भी है, प्रश्न छूटेगा नहीं अगर आप सही तरीके से पढ़िएगा तो। लेकिन इसका बेनिफिट आपको सेल्फ स्टडी करके ही पूरा करना पड़ेगा। आपको रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना, बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सो रहे हैं उसके पहले एक बार रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर सोइए, है ना। चलिए, जनसंख्या में 10 की वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। तो 10 की वृद्धि दर पूछा जाता है, तो बिहार का जनसंख्या 10 की वृद्धि दर जो है 25.42% हो जाएगा। 25.42% है, यानी कि यह देश में 6ठा स्थान हो जाएगा। देश में क्या है, 6ठा स्थान है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है यही आपका हो जाएगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मधेपुरा, है ना, ये बड़ा खूबसूरत मैप इसका ये है, एक नक्शा, एक मैप हो जाता है, यही मधेपुरा है। मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, वृद्धि दर हुआ है, 10 की वृद्धि दर है। और इस तरह से बिहार का स्थान 6ठा हो जाएगा। और कुल पुरुष जो जनसंख्या है ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, कुल महिला जनसंख्या है ये भी ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, 2011 जनगणना के अनुसार ही करना है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा लिंगानुपात कितना है बिहार का। 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 918 हो जाएगा। सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। लिंगानुपात कहने का मतलब है 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो यहाँ बिहार की लिंगानुपात कितना है, 918 हो जाता है। यानी कि अभी भी 82 जो पुरुष हैं वो अविवाहित ही रह जाएंगे, उनका शादी ही नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएंगे। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत में लिंगानुपात क्या है, कम है। जैसे बिहार का लिंगानुपात कितना हुआ, 918 हुआ, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या अगर देखिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 82 जो पुरुष है उनको महिलाएं मिलेंगी नहीं शादी वादी करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि लिंगानुपात के मामले में, यानी कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा आपको गोपालगंज, है ना, ये जो गोपालगंज देख रहे हैं जो सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, और गोपालगंज के बाद सिवान और सारण का स्थान आता है। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनसंख्या हम लोग डिटेल्स देखेंगे वहाँ पर, ताकि प्रश्न ना छूटे आपसे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बिहार की साक्षरता। तो बिहार की जो साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर देखिए 61.80% हो जाता है। बिहार की जो साक्षरता दर है 61.80% है, VVI है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है ये पूछा जा सकता है, तो 71.20% हो जाएगा। और महिला साक्षरता दर जो है 51.50% हो जाता है। बिहार का साक्षरता दर, यानी कि बिहार का जो साक्षरता दर है पूरे भारत में सबसे निचले स्थान पे है। सबसे कम पढ़ा लिखा जो लोग है, पढ़ा लिखा तो अलग चीज़ हो जाता है, साक्षरता की बात करते हैं। पढ़ा लिखा तो लोग तो बहुत कम परसेंट है। पढ़ा लिखा जो लोग है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि साक्षरता और पढ़े लिखे में, तो पढ़ा लिखे में अंतर है।
पढ़ा लिखा और साक्षरता दोनों जमीन आसमान का फ़र्क होता है। पढ़े लिखे की संख्या मात्र 10% ही होगा, 8 से 10%। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी ये बात कहा था, भूतपूर्व न्यायाधीश थे, है ना। तो साक्षरता दर जो है बिहार का 2011 जनगणना के अनुसार 61.80% हो जाएगा, जिसमें बिहार के पुरुष साक्षरता दर 71.20% है और महिला साक्षरता 51.50% है। यानी कि बिहार में सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर है बिहार का। लेकिन अगर पूछेगी भारत में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ का है, किस राज्य का है, तो वह राज्य आपका हो जाता है राजस्थान का। राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023, इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो कुल साक्षरता दर जो है 79.7% हो जाएगा 23 के अनुसार। और हमने अभी जो पढ़ा 2011 जनगणना के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पे बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 जो है कुल साक्षरता दर 79.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता यहाँ पर देखिए 84.9% है और महिला साक्षरता यहाँ पर 73.9% हो जाएगा। 73.9% है। साक्षरता दर से प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। अब तो आंकड़ा पूछता है डायरेक्ट, कौन ऐसा जिला है, अगर जिला में सबसे पहले अगर साक्षरता दर रोहतास की अगर बात कर दे, है ना, तो फिर रोहतास छोड़ करके दूसरा पूछता है। डाटा भी पूछता है कितने % यहाँ पे साक्षरता दर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार राज्य की प्रमुख भाषाएं और बोलियां। भाषा यानी कि बिहार की जो भाषा है वो क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाता है, हिंदी हो जाएगा। दूसरा जो भाषा है वह उर्दू हो जाएगा। बिहार का दूसरा भाषा उर्दू और बिहार की तीसरी भाषा मैथिली हो जाता है। मैथिली अभी अगर देखिएगा तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितना है, 22 हो जाएगा, जिससे मैथिली को भी रखा गया। और यहाँ बिहार की बोलियाँ देखिए, बोली में भोजपुरी, मगही और भी है, लेकिन यहाँ पर भाषा है हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा मैथिली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बाय डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यहाँ पे हिंदी कहता है, तो जितना भी आप पीले कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। जैसे में अगर हम लोग विश्व की बात करें, जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस भाषा को लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में, तो सबसे पहला हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पुराना आप डाटा पढ़े होंगे तब आपको याद आ रहा होगा कि मंदारिन यानी कि चीनी भाषा। चीनी भाषा अब नहीं है, अब आ गया है, प्रथम स्थान जो हासिल किया है अंग्रेजी ने कर लिया है। इसके पहले मंदारिन था, जिसको हम लोग चीनी भाषा भी कहते हैं। और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाला वो हो जाता है मंदारिन यानी कि चीनी भाषा बोलते हैं। और तीसरा जो भाषा है वह तीसरा भाषा आपका हिंदी हो जाएगा, है ना। हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया। 2011 जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत की आबादी दूसरा है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी के समय में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारत की आबादी हो गया, जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गया। अब दूसरा स्थान चीन का हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। उसके बाद इसी तरीके से आप चाहें तो कौन ऐसा धर्म है जो सबसे ज़्यादा लोग उसको, है ना, उसको स्वीकार किए हैं, यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन ऐसा धर्मावलंबी है जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो धर्म है वो आपको ईसाई धर्म हो जाता है। ईसाई धर्म वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का है ना, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का है। और तीसरा स्थान जो है वह हिंदुओं का है, तीसरा स्थान हिंदू का है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म वाले हैं और दूसरा स्थान इस्लाम धर्म वाले हैं और तीसरा स्थान आपके हिंदू धर्म का है।
है ना। तो उसी तरीके से सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बोले जाते हैं वो अंग्रेजी है, और दूसरा मंदारिन है, और तीसरा आपका हिंदी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये इंडिकेट किया है भोजपुरी का, है ना। ये सारे जो लोग हैं यहाँ पर ये भोजपुरी बेल्ट वाले हैं, है ना। बड़ा भोजपुरी अच्छा गाना भी है, लोग अश्लील भी गाना कहते हैं, अश्लील भी गाना चलते रहता है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ भी लोग क्या है भोजपुरी बोलते हैं यहाँ पर, है ना। ये भोजपुरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे बिहार में हिंदी बोलने वाले भी भोजपुरी समझते हैं, भोजपुरी बोलने वाले भी हिंदी मैथिली सब समझते हैं। यहाँ पे जितने भी भाषा है सब एक दूसरे को समझते हैं, है ना। जैसे मगही यहाँ पर देखते हैं, है ना, मगही। तो ये वाला जो बेल्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला बेल्ट जो है ये मगही बोलने वालों की है, और जो पीला कलर का जो हम लोग देख रहे हैं वो हिंदी बोलने वालों की है। और यहाँ पे देखिए मैथिली, ये वाला क्या है, ये मैथिली है, सॉरी ये वाला मैथिली है। और बिहार की सबसे मीठी, है ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि सबसे मीठी आवाज़, मतलब एक होता है कि बड़ी शानदार, बड़ा प्यारा सा लगता है। अगर कोई आपको गाली भी दे तो आपको लगेगा कि वाह मज़ा आ रहा है। इस तरीके से जो है वो मैथिली बोलने वालों की है, बहुत मीठा इसमें मिठास है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये जो उर्दू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये उर्दू बोलने वालों की संख्या है। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये सूर्यापुरी का जो लैंग्वेज है ये हो जाता है ना। तो इस तरीके से है जो बोलने वालों की संख्या है यहाँ पे निवास करती है। और बाकी यहाँ पे 3 जो है भाषाएं जो आधिकारिक भाषाएं हैं, है ना, वो हो जाएगा आपका हिंदी, उर्दू और मैथिली हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।